नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के कितने स्थलों में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है? हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये जैव विविधता पार्क क्या होता है। यह एक आरक्षित क्षेत्र होता है, एक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, हाल ही में जो हमारे पीसीसीएफ है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ठीक है, कौन है? श्री राकेश चतुर्वेदी जी, उन्होंने इसके संबंध में एक डेटा बताया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 24 बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो निर्माणाधीन है। ठीक है, अगर इसके आकार की बात करें तो सबसे बड़ा जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो बनाया जा रहा है आपका धमतरी जिले में। ठीक है, जिसका एरिया होगा 1000 हेक्टेयर में। दूसरे नंबर पर रायपुर है। रायपुर का जो बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल होगा 677 हेक्टेयर। ठीक, तो याद रखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी पार्क्स की संख्या कितनी है हमारे यहाँ? 24 जो है वो निर्माणाधीन है। ठीक, सबसे बड़ा कहाँ निर्माणाधीन है? धमतरी में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर व्यवस्थित तरीके से ऑनलाइन राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा था तो इस समय बहुत सारे निजी विद्यालय जो है उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी कि जो आरटीई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, निजी विद्यालयों में, उनकी फीस नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो उसी का ऑनलाइन तरीके से भुगतान करने के लिए राज्य सरकार ने एक सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किस राज्य ने ऐसे व्यवस्थित तरीके का निर्माण किया है? ठीक, अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट द फर्स्ट स्टेट टू सेंड मनी ऑनलाइन सिस्टमेटिकली बाय गेटिंग चिल्ड्रन एडमिटेड टू प्राइवेट स्कूल्स इज, आपके पास ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, ऐसे व्यवस्थित तरीके से ऑनलाइन राशि भेजने वाला पहला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अंतर्गत जो निजी स्कूल्स हैं, ठीक है, वहां जो आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे, ठीक है, उनकी ऑनलाइन फीस जो है वहां पर भरी जा रही है। ठीक है, इस मॉडल को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है केंद्रीय स्तर पर, और असम, कर्नाटक, इन सारे राज्यों में इसको अपनाने की बात चल रही है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में, याद रखिए 7 जिलों में स्थानीय कला जत्थों के माध्यम से किन स्थानीय बोलियों के साथ सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है? विथ विच लोकल डायलेक्ट्स द गवर्नमेंट स्कीम बीइंग प्रमोटेड थ्रू लोकल कला जत्थास इन ऑल द 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर डिवीजन? देखिए, लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी संस्कृति। ठीक है, यदि आप किसी व्यक्ति से उनके ही अंदाज में मिलेंगे, जुलेंगे, तो क्या होगा? वो आपसे उतने ही ज्यादा क्या होते जाएंगे? इंटरेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो बस्तर संभाग है इसके सभी 7 जिलों में योजनाओं को पहुंचाने के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? वो कला जत्थों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, कला जत्था क्या होता है भाई? देखिए, कलाकारों का ग्रुप होता है बेसिकली जो स्थानीय कला को आधार बनाकर लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है उनकी ही भाषा में। ठीक है, उनकी संस्कृति में ही जब उनके साथ संवाद किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग उससे ज्यादा जुड़ेंगे, और इसी माध्यम से फिर क्या किया जाएगा? सरकार की जो योजनाएं हैं उससे उन आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अवगत कराया जाएगा। ठीक, तो बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए सरकारी योजनाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने का कार्य इन कला जत्थों के माध्यम से किया जा रहा है। क्लियर है बात? ठीक, तो आपको पूछ रहा है प्रश्न में कि किन भाषाओं में ये या किन बोलियों में इसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है? ठीक, आपके पास ऑप्शन में हल्बी, गोंडी और सदरी। ठीक, दूसरा है हल्बी, कुड़ुख और भतरी। कुड़ुख तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोला ही नहीं जाता। ठीक, हल्बी, गोंडी और भतरी, परजी, गोंडी और भतरी। तो याद रखिएगा, बस्तर संभाग में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है कला जत्थों के माध्यम से वो कौन कौन है? हल्बी, गोंडी और भतरी।
इनका प्रयोग करते हुए सांस्कृतिक माध्यम का प्रयोग करके लोगों से जुड़ा जा रहा है और उनको योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है राज्य सरकार की। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम के अंतर्गत 14 जनवरी से हमारे नायक कॉलम में किस प्रचलित भाषा में ब्लॉग प्रकाशित किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको एक डाउट क्लियर करता हूं, ये पढ़ई तुहर दुआर से संबंधित। देखिए पढ़ई तुहर दुआर योजना जो है वो बेसिकली कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को उनकी शिक्षा से जोड़े रखने का माध्यम है। ठीक, हमने पढ़ा था ये प्रारंभ हुआ है मार्च 2020 में। क्लियर है बात। अब आप बोलेंगे सर आप तो इसको 7 अप्रैल 2020 बताए थे। अरे भाई, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया गया है। कौन सा पोर्टल? पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल। वो पोर्टल प्रारंभ किया गया है 7 अप्रैल 2020 को। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप तो इसमें 7 अप्रैल 2020 बताए हैं, लेकिन संबल में वो मार्च 2020 लिखा है। तो याद रखिए ये योजना चालू हो गई थी मार्च 2020 में, लेकिन इसके अंतर्गत जो पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल है, वेब पोर्टल जो बनाया गया है, उसका शुभारंभ किया गया है 7 अप्रैल 2020 को। तो यहां से आपको प्रश्न दोनों तरीकों से बनता है कि पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम कब चालू हुआ। तो चालू हुआ है मार्च 2020 में। ठीक, अगर आपको कहीं पर 7 अप्रैल 2020 लिखा मिलता है तो आप उसको संशोधित कर लेंगे। ठीक, और दूसरी चीज, पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल कब चालू हुआ। तो पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल चालू हुआ है 7 अप्रैल 2020 को। क्लियर है बात। चलिए तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पूछ रहा है कि 14 जनवरी से हमारे नायक कॉलम में किस प्रचलित भाषा में ब्लॉग प्रकाशित किया जाएगा। ठीक, देखिए ये जो योजना है पढ़ई तुहर द्वार, ठीक है, इसके अंतर्गत अब प्रयास किया जा रहा है कि जो ब्लॉग्स हैं, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो वेब पोर्टल है उसमें क्या लिखे जाते हैं? ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। ठीक, इन ब्लॉग्स को क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत 14 जनवरी से, ठीक है, 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से इस ब्लॉग में किस भाषा को प्रसारित किया जा रहा है या किस भाषा को शामिल किया जा रहा है, बेसिकली प्रश्न ये है। तो याद रखिए 14 अप्रैल को शामिल की जाने वाली भाषा कौन सी है? सरगुजिया। ठीक है, सरगुजिया भाषा को इसमें शामिल किया जा रहा है 14 जनवरी से। ठीक, अब ये जो ब्लॉग्स हैं वो आपको सरगुजिया भाषा में भी उपलब्ध होंगे। यहां पर आप सरगुजिया भाषा में लिख सकते हैं, ठीक, और सरगुजिया भाषा में पढ़ भी सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम के द्वारा हमारे देश के साथ कितने अन्य देशों के विद्यार्थी भी इस पोर्टल से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आर ऑल्सो गेटिंग एजुकेशन थ्रू दिस पोर्टल थ्रू द पढ़ई तुहर द्वार प्रोग्राम। तो याद रखिएगा पढ़ई तुहर द्वार जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत न केवल हमारे छत्तीसगढ़ या भारत के बल्कि विदेशों के भी जो विद्यार्थी हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं और इसके द्वारा अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा 17 ऐसे देश हैं, ठीक है, भारत को मिलाओगे तो 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल भारत के अतिरिक्त 17 अन्य ऐसे देश हैं जिनके विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। हाउ मेनी आंगनबाड़ी सेंटर्स आर बीइंग ऑपरेटेड इन द स्टेट। आपके पास ऑप्शन में है 43,763, 45,051, 48,065 या 65,481। तो याद रखिएगा ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक है, आपको पता होगा कि बच्चों के शुरुआती दिनों में पोषण से लेकर उनकी शिक्षा तक का काम जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाता है, खासकर जो हमारे ग्रामीण अंचल है वहां पर। ठीक, और बहुत सारी योजनाएं जो है राज्य सरकार की वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। ठीक है, बेसिकली महिला और बच्चों से जुड़े हुई जो योजनाएं हैं उसका संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? अधिकांश योजनाओं का संचालन जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा किया जाता है, आपको पता होगा। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसकी वर्तमान संख्या कितनी है? 43,763। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 किसने जारी किया है। एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स EPI 2020 हैज बीन रिलीज्ड बाय। तो ये है आपके लिए आज का ब्रेन बूस्टर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि
निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 किसने जारी किया है? ये पहली बार जारी हुआ है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नोनी सुरक्षा योजना कब लागू हुई? When was the नोनी सुरक्षा स्कीम implemented? आपके पास ऑप्शन में है 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2014 या 1 अप्रैल 2014। तो याद रखिएगा ये जो नोनी सुरक्षा योजना है, ठीक है, राज्य में घटते लिंगानुपात को कम करने के लिए, ठीक है, जो बाल लिंगानुपात है उसको बढ़ाने के लिए ये जो योजना है वो संचालित की जा रही है और ये प्रारंभ किया गया है 1 अप्रैल 2014 से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नोनी सुरक्षा योजना का उद्देश्य नहीं है। नोनी सुरक्षा योजना इज नॉट इंटेंडेड टू, आपके पास ऑप्शन में है बालिकाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ गर्ल्स, बिल्कुल सही है, ये इस नोनी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है, बिल्कुल है, ठीक है, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है भ्रूण हत्या रोकना, ये भी इसका लक्ष्य है। तीसरा है बाल विवाह की रोकथाम करना, बिल्कुल ये भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें 18 वर्ष पूरा करने पर, यानी वो जो बच्ची रजिस्टर्ड है वो उसने यदि 18 वर्ष पूरा कर लिया और 12वीं कक्षा पास कर ली तो उसको 1 लाख रुपए की राशि जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, ठीक है, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से इसको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक। तो बाल विवाह की रोकथाम करना भी इसका क्या है, लक्ष्य है। अगला है बालिकाओं के विवाह की राशि उपलब्ध करवाना, ये इसका लक्ष्य नहीं है, ठीक है। बालिकाओं के विवाह की राशि उपलब्ध कराने के लिए कन्यादान योजना या कन्या विवाह प्रोत्साहन योजना, ठीक है, ये संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताया है मैंने, ठीक है, कि इसकी राशि 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए की राशि का जो भुगतान है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो यहां पर प्रश्न में नोनी सुरक्षा योजना की बात चल रही है, तो नोनी सुरक्षा योजना के लक्ष्यों में कौन शामिल नहीं है? बालिकाओं के विवाह की राशि उपलब्ध करवाना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? द रिसिपेंट ऑफ पंडित माधवराव सप्रे नेशनल क्रिएटिविटी अवार्ड 2020 इज, आपके पास ऑप्शन में श्री राजेंद्र वैष्णव, श्री राजेंद्र ढोलकिया, श्री राजेंद्र घोड़पकर या श्री गौतम जैन। तो ये प्रश्न भी आप बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि राज्य अलंकरण का प्रश्न है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस साल पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान जो है वो किसको दिया गया, किस क्षेत्र में दिया और किस विभाग के द्वारा दिया गया है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।